हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन स्टडी करेंगे। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन स्टडी करेंगे और कोनिक सेक्शन में भी सर्कल का स्टडी करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोनिक सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे शेप आते हैं, जैसे सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सब जो है कोनिक सेक्शन के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है। तो अभी हम लोग कोनिक सेक्शन का, सर्कल का स्टडी करेंगे। पहले से मैंने एक फॉर्म लिखा हुआ है कि मुझे 2 टॉपिक पर अभी डिस्कस करना है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और सेकंड लिखा हुआ है कि टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² y² 2gx 2fy + c = 0। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम सर्कल के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली फोकस इन 2 पॉइंटों पर है कि ये 2 रिजल्ट में क्या मुझे डेराइव करना है, उस पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं कि हम लोग 2D का यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन स्टडी कर रहे हैं और कोनिक सेक्शन में सर्कल का स्टडी कर रहे हैं, ओनली सर्कल। अगर हम एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएं कि डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल हम किसको बोलते हैं, तो इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। पहले से सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आप लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, अगेन फिर से इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। तो सर्कल को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। और जब एक वर्ड बोल रहे हैं लोकस, लोकस का मीनिंग होता है फुटप्रिंट। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो मोशन करने के क्रम में उसका जो फुटप्रिंट बनता है, उस फुटप्रिंट को मिलाने पर जो आकृति, जो शेप ऑब्टेन होता है, उसे लोकस बोलते हैं। तो पहले हम सर्कल को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोकस। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज defined as locus। ये इसका कीवर्ड है, it is defined as locus, locus of a point, locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that distance from a fixed point, distance from a fixed point is always constant। जब मैंने इस सर्कल के डेफिनेशन को लिखा तो इसमें 2 कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन है। एक लोकस है, एक फिक्स पॉइंट है, और एक यहाँ कांस्टेंट है। 3 कीवर्ड्स इसमें अंडरलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है किसी मूविंग पॉइंट का
लोकस यानी फुटप्रिंट, और मूव इस वे में करता है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा कहें कि ये एक फिक्स पॉइंट है और उसको मूव इस वे में करना है कि उसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहे, तो कुछ इस तरह का शेप मुझे ऑब्टेन होगा। अगर हम इसको अगर पूरा फाइनली इसको अगर हम ऐसे करें तो मुझे एक ऐसा सर्कल का शेप ऑब्टेन हो जाएगा ऐसा। और यही जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसमें हम लिख सकते हैं कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होगा इसमें हम यहाँ ये जो है ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम बोल सकते हैं ये फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट जो होगा वो सेंटर का है। और ये जो है अगर हम इसको C माने और इसको A माने तो ये जो डिस्टेंस है CA, इसको हम रेडियस कहते हैं। ये फिक्स डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहा जाता है। ये पहले से हम जानते हैं। जब भी हम लोकस बोलेंगे तो लोकस मीन्स मूविंग पॉइंट का फुटप्रिंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फिक्स पॉइंट है और ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखकर कोई बॉडी मूव करेगा। मूव करने के क्रम में जो शेप ऑब्टेन होगा वो शेप जो है सर्कल का है। और जो फिक्स पॉइंट है सर्कल के केस में उसको सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। अब ये जो इसका जो बाउंड्री है ये सर्कल का सर्कमफियरेंस कहा जाता है। और सर्कमफियरेंस का कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ओके। और लोकस का मीनिंग क्या है? जब भी कोनिक सेक्शन का कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लोकस का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकस ऑफ अ पॉइंट। ओके। एनीवे, अब हम स्टैंडर्ड एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं STD, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों बोलेंगे, और जब तक हम इक्वेशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसका स्टडी नहीं कर सकते। और ये शेप जो है 2 डायमेंशन में बना हुआ है, तो 2 डायमेंशन में अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल फॉर्म में और उसका कोऑर्डिनेट x, y मानते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसका इक्वेशन बनेगा तो उसमें 2 वेरिएबल्स रहेगा x और y। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम इक्वेशन अगर 2 डायमेंशन प्लेन में बनाते हैं तो x और y में फॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखेंगे। तो हमने एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन किया मैंने, और उसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन हम देख रहे हैं। ये जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल तब बोलते हैं जब उसका सेंटर ऑरिजिन पर होगा, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो सेंटर है सर्कल का ये ऑरिजिन पर है, और ऑरिजिन को O से डिनोट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। और इसके रेडियस को स्मॉल a से अगर हम डिनोट करते हैं, स्मॉल a भी मान सकते हैं, स्मॉल r भी मान सकते हैं, तो हमने इसका रेडियस स्मॉल a टेक किया। और यहाँ पर हम
ले लिया P, OP। तो OP उसके रेडियस को इंडिकेट करेगा। OP सर्कल का रेडियस है। अब 2 डायमेंशन प्लेन में जितनी सारी इक्वेशन अभी तक डेराइव हुई है, उन सभी इक्वेशन में देखेंगे कि एक क्वालिटी होगा कि उसमें 2 वेरिएबल्स होगा और 2 वेरिएबल्स मोस्टली x और y होता है। तो चाहे हम लाइन का इक्वेशन बना लें या इसे कर्व का इक्वेशन बना लें, हमको ऐसा एज्यूम करना होगा कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर एक मास्टर पॉइंट है और उस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे x, y। हमने इस पर या इसको या कोई अदर पॉइंट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कैपिटल A ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x, y। यहाँ इसलिए नहीं ले रहे थे कि ये स्पष्ट दिख रहा था कि x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए हमने वहां से हटा दिया उसके कोऑर्डिनेट। अब ये लोकस है, तो लोकस है तो इस पे मूविंग पॉइंट होता है और मूविंग पॉइंट मोशन करता है। मोशन करने के क्रम में कुछ कंडीशन फॉलो करता है कि उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसको कैच किया और वो मोशन कर रहा था, उसी क्रम में कभी वो A पर आया और जिस टाइम वो A पर था उसका कोऑर्डिनेट हमने x, y एज्यूम किया। अब है कि x, y क्यों एज्यूम करते हैं, और भी तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो अभी हम लोग उसके इक्वेशन को डेराइव करेंगे और जब तक उसमें x और y इन्वॉल्व नहीं होगा हम इक्वेशन डेराइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लाइन का भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उस पर एक मास्टर पॉइंट होता है और उस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है। लेकिन कब? जब 2D प्लेन में रहेगा तब। अगर यही 3D प्लेन में रहेगा, जैसे अगर हम स्फीयर का स्टडी करेंगे तो वहां मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z करेंगे। उसी तरह जब 4 डायमेंशन में जाएंगे तो वहां पर हम 4 पॉइंट यहां सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में उसके सर्कमफियरेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे, उसको हम मास्टर पॉइंट बोल रहे हैं और उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम O को A से मिला दें तो इसको भी हम रेडियस कहेंगे। यहां से अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि OA स्मॉल a के इक्वल, क्योंकि OA रेडियस है और रेडियस तो आपको कांस्टेंट होता है। अगर ये स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल a है, तो इसका रेडियस हमने एज्यूम किया था कि स्मॉल a है, तो OA का वैल्यू स्मॉल a हो जाएगा, जो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। अब OA को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से OA को कैलकुलेट करें तो अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू स्मॉल a। अगर हम इसको स्क्वायरिंग करें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब ऐसा सिचुएशन आता है। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको हम बोलेंगे कि ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें x और y जो है वो मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और स्मॉल a रेडियस को इंडिकेट करेगा। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखेंगे कि जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में सेंटर ऑरिजिन पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर जब ऑरिजिन पर है तो कहीं दूसरी जगह हम फिक्स नहीं कर सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इसका सेंटर ऑरिजिन पर है, इसका
y है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें दिख रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है सर्कल के केस में। अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन प्राय ऐसा पूछा जाता है कि इफ 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, then रेडियस इसका क्या होगा और सेंटर इसका क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे सोचते हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है ही, तो ये सर्कल का इक्वेशन है और 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो जैसे यहां पर हम रेडियस डिसाइड करने के लिए स्क्वायर को कवर करते थे, स्क्वायर को जब कवर करेंगे तो जो बचेगा वो रेडियस इंडिकेट करता है। तो 25 का स्क्वायर, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 वहां पर रेडियस हो जाएगा और हम लिख दिए। और ये स्टैंडर्ड अगर है तो इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और इक्वल होने के साथ साथ 1 भी होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए और 1 होना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल है। इसको देखकर हम ये जज कर पाए कि ये सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन इक्वल में भी यहाँ 1 होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे 9 से डिवाइड करना होगा। या यूं कहें कि 9 का कॉमन बनाकर अगर हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये 25/9, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो अब ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो जब हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में देख लेंगे कि इससे इसकी सिमिलरिटी हो गई, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, तो इसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर को कवर करने के बाद जो दिखता है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस हो जाएगा 5/3 यूनिट, 5/3 यूनिट। वहां कोई यूनिट नहीं है, मीटर सेंटीमीटर, तो ओनली यूनिट लिख देते हैं, हो गया। यानी हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालते हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां इक्वल होता है और इक्वल होने के साथ साथ 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसी में एक अटैच है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको क्यों बोलते हैं, तब हम बोलेंगे कि इसका सेंटर ओरिजिन होता है। वैसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है उसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं और उसके इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, और इक्वल में भी मुझे 1 होना चाहिए वहां। अगर 1 नहीं रहेगा तो हम कॉमन बनाएंगे। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ये 9 है और ये 7 हो जाए तब क्या होगा, तब कैसे कॉमन करेंगे? तो ऐसा होगा ही नहीं सर्कल में। जब भी सर्कल का इक्वेशन आएगा तो उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट में हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हम यहां हेडिंग बना रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द
जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो जनरल इक्वेशन में कुछ भी नया नहीं है। वहां पर जब सर्कल हम बनाएंगे तो वो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है उसमें। यानी इस सर्कल का अगर सेंटर यहाँ है तो वो सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, वो ऐसे ही दूसरी जगह को दिख रहा है। तो इसके सेंटर को अगर हम C मान लें तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट h के मान लेते हैं, स्मॉल h और स्मॉल k। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैक्सिमम किताबों में h और k का यूज किया जाता है, अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं। और हमेशा आपको मैंने बताया कि जब भी कोई भी सर्कल हो या लाइन का इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो इस पर एक मास्टर पॉइंट होता है P और उसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है और इसका रेडियस, यानी इस सर्कल में दो चीजें मुझे मालूम है पहले से। एक क्या मालूम है? तो इसका सेंटर मालूम है और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? h, a। और रेडियस कितना है? तो रेडियस स्मॉल a। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट वाला जो सर्कल था उसका सेंटर ओरिजिन पर था और ये वाला जो सर्कल बनाए हैं, ये शेप थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ है, फिर भी हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये सर्कल है ये। तो इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर नहीं है, तो ओरिजिन पर नहीं है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मे बी 2, 3। तो हमने उसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में अभी h, k हमने एज्यूम किया। अब फिर उसी वे में हम कह सकते हैं कि CP जो है ये स्मॉल a है और ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? ये रेडियस को इंडिकेट करता है। और जब हम CP निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो C का कोऑर्डिनेट मालूम है और P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x माइनस h का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको h माइनस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको इंटरचेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल होता है। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे ऑब्टेन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है। एक्चुअल में देखिएगा कि स्टैंडर्ड वाला और जनरल वाला ये दोनों है एक ही चीज। आप देखेंगे कि अगर हम इसको रीअरेंज करें तो x स्क्वायर को x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में काफी सिमिलरिटी है। x और माइनस को कवर करिएगा, क्या दिखा? h दिखा। तो h जो है सेंटर का x कोऑर्डिनेट बनाएगा, y माइनस को ढकिएगा, y और माइनस दो चीजें ढकना, y को और फिर माइनस को, तो क्या दिखेगा? k। तो h, k इसका सेंटर होगा। यहां से x और माइनस को ढकिए तो 0, y माइनस को ढकिए तो 0, तो 0, 0 इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब चीजें इसकी सिमिलर है, सेम है। अब ये है कि इसको तो हमने लिख दिया और इसको लर्न करना भी बहुत आसान है, दोनों एक ही जैसा है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लर्न करते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलने के पीछे एक पर्पस है कि जो यहाँ हिडन है ना उसको भी एग्जिबिट कर रहा है, इसलिए ऐसा भी हम बोलेंगे तो और क्लियरिटी रहेगा उसमें। अब है कि इसको सिंप्लीफाई करने पर कैसा आता है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन
सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, कैसा आता है, इसको देखेंगे। ये मेरे एनालिसिस का पार्ट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ये भी सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर h, k है और रेडियस स्मॉल a है। ये भी सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर 0 0 है और रेडियस स्मॉल a है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x h आएगा प्लस में h स्क्वायर आएगा। यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको अरेंज करते हैं और इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 2hx, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर k स्क्वायर और a स्क्वायर, ये तीनों को एक साथ रखेंगे, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। कुछ ऐसा आता है। अब इसमें कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा है। ये x का कोफिशिएंट है -2h, y का कोफिशिएंट है -2k और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आया हुआ है, इसमें कहीं x y नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोल रहा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या किया गया, अगर हम इसको देखेंगे तो ये बहुत ही लेंथी फॉर्म में दिख रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये बहुत ही लेंथी फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको हमने क्या किया कि हम अपनी सुविधा के लिए -2h को 2g के फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, 2g। लिखने के लिए कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मापदंड बनाई गई कि इसको किस फॉर्म में लिखा जाए तो बहुत ही सुटेबल दिखेगा। तो -2h को 2g के फॉर्म में लिख दिया गया। एक ये किया गया, -2k को 2f के फॉर्म में लिख दिया गया, पॉजिटिव फॉर्म में। अच्छा, और एक तीसरा जो चीज है यहाँ h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर, इसको टेंस करा दिया गया। ये कांस्टेंट होता है तो इसको सिर्फ c मान लिया गया। अगर हम ऐसा सोचें, अब है कि हम सोच कैसे पा रहे -2h को 2g मानना चाहिए, कैसे मेरे दिमाग में आया, तो ये आया नहीं। एक्चुअल में जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो सेकंड वाले रिजल्ट को देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें 2g 2f और c है। तो आप बुक में देखेंगे ना कि जितनी सारी बुक अभी तक राइटर्स ने लिखा तो सब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर हम अपने रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले जाएंगे तो बार बार कंफ्यूजन रहेगा कि वहां g क्या बताता है, f क्या बताता है, c क्या बताता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे टर्म होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। और यही एक इसका जनरल फॉर्म का एक ये भी फॉर्म होता है सर्कल का। एक तो वो है ही, ये हमेशा होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा ये जरूरी नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा दे सकता है इस तरह के फॉर्म में, इसीलिए इसको भी हम स्टडी करते हैं। और ये फिर इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों 1 है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी सर्कल का इक्वेशन आएगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो गुणांक है जिसको हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं वो हमेशा इक्वल होता है। और इक्वल होता है ये तो कंफर्म है कि हमेशा इक्वल होता है, और जब उसके इक्वेशन में आएंगे तो इक्वल होने के साथ साथ वो 1 भी होना चाहिए। जब तक हम उसको 1 नहीं, तो 1 मुझे बनाने के लिए अगर यहाँ 7 रहता है यहाँ भी 7 रहता तो हम 7 का कॉमन बनाते, क्योंकि जो मेरा इक्वेशन है 3 उसमें कहीं भी x स्क्वायर और y स्क्वायर के बगल में 1 के अलावा कुछ दूसरा नहीं आया हुआ है,
इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो हम एक और वेराइटी याद रखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी सर्कल का इक्वेशन है और ये कहां से आया है, तो इसी जनरल फॉर्म को सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया गया है। 2g क्या बताएगा, x का कोफिशिएंट बताएगा, 2f क्या बताएगा, y का कोफिशिएंट बताएगा, c क्या बताएगा, कांस्टेंट टर्म को बताएगा, वो अचर पद को इंडिकेट करेगा। अब इसको 2g 2f, अब यहां कोई अदर सिंबल आप नहीं यूज करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि तीन जो है 3 कांस्टेंट क्वांटिटी इस इक्वेशन में रन करती है, g f और c। g f और c। g क्या है, तो x का हाफ कोफिशिएंट है, f क्या है, y का हाफ कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x का फुल कोफिशिएंट 2g है, तो हमको GFC अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमेशा, इसीलिए सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम सेकंड वाले को देखेंगे कि अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है थर्ड वाले फॉर्म में, तो उससे हम सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब सेकंड फॉर्म देखते हैं।